हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगत तंत्र के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि है जांगम विष, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें हम 6 हेडिंग्स पढ़ते हैं: सर्प विष, लूता विष, वृश्चिक विष, कीट विष और अलर्क विष। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं सर्प विष से। स्नेक वेनम टॉक्सिकोलॉजी, यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सर्प के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं वो कवर हैं NCISM के अकॉर्डिंग, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, इसमें सब है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्प भेद एंड क्लासिकल आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। सबसे पहले सर्प के भेद कितने होते हैं और उन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने सर्पों का वर्गीकरण, उनके शारीरिक विन्यास, फण, मंडल, रेखा, ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। सबसे पहले सर्प का क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, सर्प बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कम इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट है उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को देखेगा पूरा। चलिए, सर्प का क्लासिफिकेशन हो सकता है 80 भेद माने गए हैं, लेकिन उन्हें भी डिवाइड किया गया है: दिव्य सर्प और भौम सर्प। दिव्य का मतलब वो होता है जो देव वाले हैं, ठीक है, जैसे अनंत, वासुकी और तक्षक, चिकित्सा के अयोग्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौम सर्प की, जो भूमि पर विचरण करते हैं, जो कि टोटल 80 हैं, जो मुख्य रूप से जिनको इन सब को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, द्रविकर, मंडली और राजीमान। और फिर हाइब्रिड क्या आ जाते हैं, वो 2 जो कि हैं निर्विष और वैक्रंज। ठीक है, तो मोस्टली वो इम्पॉर्टेंट 3 क्या है, द्रविकर, मंडली और राजीमान है। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि आचार्य चरक वाले हैं जो द्रविकर, मंडली, राजीमान है, और आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं। ठीक है, आप एक बार बुक में से देख लीजिएगा कि मैं उल्टा बोल रही हूँ या सीधा क्या है, या फिर बस आप इतना ही याद कर लेना कि 3 है, और अगर वो पूछता है जिस भी तरह से वो पूछेगा उस हिसाब से आप जवाब दे सकते हो। लिख के तो आप 5 ही आना कि द्रविकर, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैक्रंज। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसकी ट्रिक बता दूं कि इसके नाम कैसे आप याद करोगे। तो इसके लिए बच्चों हमने ट्रिक बनाई थी DM रणवीर। जैसे हमने अनुपान में पढ़ा था मैडम जी DMU, यहाँ पर हम मैडम को नहीं DM रणवीर कर रहे हैं। तो द्रविकर, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैक्रंज, समझ आ गया, DM रणवीर। वैक्रंज VR ऐसे लगा दो कि वैक्रंज है। ठीक है, देख लेना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं द्रविकर के भेद की। 26 होते हैं। कितने होते हैं ये? 26 होते हैं। वात प्रधान होते हैं। अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? फणयुक्त होते हैं। मैं परमानेंट पेन नहीं यूज़ करती। ठीक है बच्चों, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर पेन नहीं यूज़ कर रही, बस टेम्परेरी वाला यूज़ करती हूँ। तो 26 इसके भेद होते हैं। वात प्रधान है, इसमें फण युक्त होता है। चक्र, रथ, अंग, चिन्हित, यानी कि इसमें कैसे चिन्ह होते हैं? चक्र, गोल गोल चिन्ह इस पर होते हैं। मंडली की बात करते हैं तो 22 भेद इसमें होते हैं। ये पित्त प्रधान है और इसमें सर्कुलर पैचेस होते हैं। ठीक है, और मंदगामी, देखो ये वात प्रधान है, ये एकदम भागेगा। समझ रहे हो? जो मेन डिफरेंस है ना इसमें, वो क्या है कि वात वाला है, देखो वात है तो वो जल्दी ही काम करता है, तो जल्दी चलता है, ये धीरे धीरे चलता है। और इसमें क्या होता है? सर्कुलर पैचेस या रिंग्स होती हैं। पित्त प्रधान होता है। राजीमान करें तो 10 भेद इसके होते हैं। कफ प्रधान है, और जो कफ प्रधान है वो धीरे धीरे ही चलेगा। विभिन्न वर्ण की रेखाएं इसमें होती हैं, इसमें, और इसकी स्निग्ध त्वचा होती है। इसके बाद बात करते हैं निर्विष की, जो कि 12 होते हैं। मंदाग्नि या मंद विष होता है इनमें, या सर्वथा विषहीन, जैसे गोधा, अजगर। ठीक है, अब वैक्रंज की बात करते हैं, जिसका नाम शंकर है, और 10, ठीक है, इसमें 10 भेद होते हैं। द्विदोषज या संकीर्ण, इसमें क्या आ जाता है? द्राविकर, मंडली, राजमान के संकरण से उत्पन्न।
समझ आ गया। इसका नंबर याद करना बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू इससे आता है। मैं लिख दूँ ऊपर, है ना, आप भूल जाते हो फिर। एमसीक्यू बनता है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की। यहाँ पर हम इनको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और अच्छे से, जो कि हमने अभी एक एक लाइन में पढ़ा। तो सबसे पहले द्रवीकर में आते हैं। मैं द्रवीकर बोलती हूँ, ठीक है, वो थोड़ा एक ही रहता है ना कि हम यही बोलते आ रहे हैं, वही अब हमारे ज़बान पे आ गया। तो मैं शायद कोई चीज़ें गलत बोलती हूँ, तो मतलब मेरा वही सही वाला होता है, ठीक है। द्रवीकर जो भी आप समझो, ठीक है, जो भी मैं बोल पाऊँ। लक्षण क्या है इसका? द्रवीकर सिर्फ अत्यंत तीव्र गति वाला होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्योंकि ये वात वाला है। इसका फण कैसा होता है? इसका प्रमुख विशेषता फण का होना, यानी इसमें होता है जब ये क्रोधित होता है तो अपनी ग्रीवा को फैलाकर फण उठाते हैं, ठीक है। अब इसमें शारीरिक चिन्ह क्या होती हैं? इनकी त्वचा या फण पर रथ के पहिए जैसे, जो मैंने आपको बताया था, रथ छत्र, ठीक है, तो रथ के पहिए जैसे स्वास्तिक या लांगल जैसे चिन्ह अंकित होते हैं। बस आप एक याद कर लेना कि रथ के पहिए जैसे चक्र इसमें होते हैं। या आधुनिक वर्गीकरण के एलिपेडी, जिसमें कोबरा और किंग कोबरा हमारे सिलेबस में है, उसमें आता है, ठीक है। मॉडर्न से याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये मॉडर्न का एक टॉपिक अलग से ही हम पढ़ेंगे पूरा। मंडली सर्प की बात करते हैं तो मंडली सर्पों की पहचान उनकी मंडली, तो मंडल उनके होंगे ऊपर, तो इसलिए उनका नाम ही तो मंडली इसलिए रखा गया है क्योंकि उन पे क्या होता है? सर्कुलर पैचेस होते हैं, गोल अंडाकार या श्रृंखलाबद्ध, यानी रिंग्स होते हैं, पैचेस होते हैं। गति में ये अत्यंत मंद गति, धीरे धीरे, सुस्त, परंतु आघात करने में अत्यंत तीव्र होते हैं, याद रखेंगे। और इसे मॉडर्न से रिलेट हम नहीं करेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। राजीमान को देखो, राजीमान क्या होता है? स्निग्ध, ठीक है, स्निग्ध यानी कफ वाले होते हैं। तो राजीमान शब्द का अर्थ होता है रेखाओं वाला। तो इसमें क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स लाइन होती हैं, धारियां होती हैं। इनकी त्वचा स्निग्ध होती है, तैलीय आभा, क्यों? क्योंकि ये कफ वाले हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से कफ प्रकोपित करते हैं और इन्हें करेट से रिलेट किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कि ये क्या है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए बच्चों आप इस नोट से तो पढ़ लेना, लेकिन मेरे सर ने मुझे एक नोट्स दिए थे और मैंने उन्हीं से पढ़ा था, तो मैं आपको उन्हीं से पढ़ा दूंगी, ठीक है। आप इससे बस ये याद कर लेना इसका फैटल डोज, फैटल पीरियड कितना है, ठीक है। बाकी मैं आपको दूसरे वाले नोट से सबसे एंड में बताऊंगी स्नेक, ठीक है, सबसे एंड में, अभी नहीं बताऊंगी। सामान्य लक्षण और सामान्य चिकित्सा क्या है स्नेक बाइट की? तो द्रवीकर दंश लक्षण, क्योंकि ये वात प्रधान है तो इसमें क्या हो जाएगा? लक्षण, जो वात है ना उसकी वजह से काला बनाता है, तो काला पड़ जाना, शरीर में वायु प्रकोपित होने से सुक्ति यानी नमनेस आना, कंपन होना, ग्रीवा स्तंभ, स्टिफनेस होना, आक्षेप, कन्वर्जन्स और स्वर भंग जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। राज मंडली में क्या होता है? ये पित्त प्रधान है, तो पित्त जैसे तीव्र शोथ, पीला या ताम्र वर्ण का, अत्यंत दाह होना, पाक होना, ज्वर और शरीर के छिद्रों से रक्तस्राव होना, ये इसका प्रधान लक्षण है। राजीमान कफ प्रधान होता है तो स्निग्ध और पांडु वर्ण का हो जाता है, शरीर में अत्यधिक गौरवता, लालस्राव, छर्दी, अक्षिकूट, शोथ और निद्रा तंत्रा आती है। सामान्य चिकित्सा की बात करते हैं तो 24 उपक्रम जो आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर किया जाता है। उसमें से कौन कौन सा यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अरिष्टाबंधन, दंश के 4 अंगुल ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है कि 4 अंगुल ऊपर, कितना अंगुल? 4 अंगुल ऊपर, वस्त्र से या रज्जू से, रज्जू का मतलब होता है कोई आपने स्टेम ले ली, कोई पेड़ का तना ले लिया, उससे बांध लिया ताकि विष का संवहन हृदय की ओर ना हो। उत्कर्तन, इसमें इंसिजन, दंश स्थान पर अनुप्रस्थ छेद करना ताकि स्थानीय विष बाहर निकल सके, ठीक है। फिर आता है चूषण, मुख में वस्त्र रखकर या फिर आटा रखकर, बालू रखकर उसका चूषण करना। अग्निकर्म, उसे जो आपका दंश स्थान है उसका दहन करना। रक्त मोक्षण करना, यानी जो दूषित रक्त है उसको बाहर निकालना। और अगध का पान कराना, जैसे महागध, क्षारगध, संजीवनी वटी, ठीक है। संजीवनी वटी की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो, बहती हवा सा था वो गुड्डू, ठीक है।
मैं आपको यह सब बाद में बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी ऐसा आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब बताया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, यानी नेक्स्ट इसी के अंदर जो पार्ट है लूताविश। लूता मीन्स मकड़ी। इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन क्या है? अगध तंत्र में लूता शब्द मकड़ी के लिए किया जाता है यूज। आचार्यों ने इसे कीट विष के अंतर्गत समाविष्ट करते हुए भी इसका विशिष्ट और गंभीर लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूता विष एग्जाम में आ चुका है, तो एक बार इस अच्छे से हम ज़रूर देखेंगे। ये पौराणिक कथा है, ये आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ लूताविश देखेंगे तो आयुर्वेद संहिताओं में लूता का वर्गीकरण 2 आधारों से किया गया है, एक तो साध्य साध्यता से और एक दोष प्रकोप। ठीक है, तो देखो कृच्छ साध्य और असाध्य लूता दोनों के 8 भेद होते हैं। जो कृच्छ साध्य और कष्ट साध्य यानी बहुत ज़्यादा कष्ट से वो ठीक होते हैं, असाध्य वाले ठीक नहीं होते। इनका प्रमुख भेद ये याद कर लेंगे, वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं याद हो सकता। हाँ जी, तो अब आते हैं इसका कालांतर मारकता। असाध्य लूताओं के दंश से मृत्यु एक निश्चित समय के भीतर होती है। सुश्रुत के अनुसार दंश के पश्चात विभिन्न असाध्य लूताएं क्रमशः 7 दिन, 11 दिन या 15 दिन के भीतर हरण कर लेती हैं यदि उचित उपक्रम ना किया जाए तो। अब इसमें सामान्य लक्षण ऑफ लूताविश क्या होता है, ये चीज़ एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम दिन में सबसे पहले क्या होता है, दंश स्थान पर कंडू, धीरे धीरे छोटी छोटी इचिंग, ईषत वेदना होती है। लक्षण अत्यंत सामान्य प्रतीत होता है। दूसरे दिन क्या होता है, दंश स्थान विवर्ण हो जाता है और चारों तरफ उसमें क्या होगा, मंद शोथ, थोड़ा थोड़ा वो सूजने लगेगा। थर्ड डे क्या हो जाएगा, शोथ में वृद्धि होगी और दंश मुख से घोर स्राव होगा। ठीक है, पस रोमकूप उठ खड़े होते हैं यानी पाइलोइरेक्शन। चतुर्थ फोर्थ डे क्या होता है, विष का सार्वदैहिक प्रकोप होने लगता है जिसके कारण तीव्र ज्वर, मूर्छा और सार्वदैहिक शोथ, यानी अब तक तो लोकलाइज्ड सिम्टम शो कर रहा था, अब वो सिस्टमिक सिम्टम्स पे आ गया। 5वें दिन क्या होता है, दंश स्थान पर विद्रधि पुएयुक्त स्फोट उत्पन्न होते हैं। पित्त प्रकोप के कारण दाह अत्यंत तीव्र होती है। 6ठे दिन क्या होगा, विष मर्म स्थान में प्रवेश कर जाता है जिससे मर्म भेद जैसी तीव्र पीड़ा और सम्मोह होता है यानी बेहोशी। 7th डे क्या होता है, असाध्य लूता की स्थिति में त्वचा और मांस का सड़ना, ये लास्ट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांस सड़ने लगता है, विकृत स्राव होने लगता है और अंगों का पतन होने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको 7 दिन के लक्षण याद करना ज़रूरी है कि कब धीरे धीरे एक एक चीज़ को बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, इतना कोई भारी तो नहीं था। सामान्य दंश लक्षण इसमें क्या हो जाएगा, कंडू, पीड़िका उत्पत्ति, दंश देश विदीर्णता और ज्वर, शिरोरोज और मूर्छा। मॉडर्न आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि मॉडर्न एक्चुअली इसमें इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। मॉडर्न एक तो इम्पॉर्टेंट था स्नेक में, मॉडर्न इम्पॉर्टेंट आएगा आपका अलर्क विष में, रेबीज। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसका एक बार देख लेंगे, लेकिन इसमें ये किस किस चीज़ के लिए कह रहे हैं इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो इसीलिए यहाँ पर भी लिखा गया है। अब इसमें देखो सामान्य चिकित्सा, एक्चुअली ना इन सब की चिकित्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब के लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब के क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, परिषेक, चंदन, उशीर, मुस्ता, दशमूल क्वाथ से दंश स्थान का निरंतर शीतल परिषेक करना चाहिए ताकि स्थानिक दाह शांत हो। फिर प्रदेप या फिर लेप, चंदन आदि का लेप, दशांग लेप जो कि शीतल है। रक्त प्रसादन यानी जो रक्त को शुद्ध करते हैं और विषग्न औषध का पान कराना चाहिए। गंधक रसायन, केशोर, गुगुलू, मंजिष्ठा आदि क्वाथ, ठीक है, और दशांग, अगत, कल्याण घृत, इन सब का सेवन कराना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक विष यानी कि स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू का।
चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वृश्चिक विष क्या होता है? आयुर्वेद में वृश्चिक का वर्गीकरण उनके विष उग्रता, दोष प्रकोप और प्राकृत वास उत्पत्ति स्थान के आधार पर किया गया है। तो देखो, सबसे पहला आता है मंद विष वृश्चिक, मध्यम विष वृश्चिक, महाविष। इनके नंबर 12, 13 और 5। ये होता है कफ प्रधान, ये होता है पित्त प्रधान और ये वात पित्त प्रधान। साध्य है, केवल स्थानिक लक्षण इसमें मिलते हैं, ये कष्ट साध्य है और ये असाध्य है। ठीक है, मंद मध्यम महा, तो उसके लक्षण भी उसी हिसाब से, ये कफ प्रधान, ये पित्त और ये वात पित्त प्रधान होता है। करेक्टराइजेशन क्या होता है, ये कि कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, एक बार ये देख लेंगे कि मंद विष वाले जो हैं वो गोबर, सड़े हुए काष्ठ, यानी जो हमारे हर्बल होते हैं ड्रग्स, और नम भूमि से उत्पन्न होता है। इनका दंश से केवल दंश स्थान पर ही विकृति सीमित रहती है। मध्यम ये अंडज होते हैं, ये सर्प के मल मूत्र के सड़ने वाले स्थान से उत्पन्न होते हैं। शरीर पर विचित्र वर्ण की रेखाएं होती हैं। महाविष वृश्चिक क्या होते हैं, ये अत्यंत उग्र होते हैं। इनके मुख, पुच्छ और देह का आकार बड़ा होता है। ये काले, लाल, भूरे वर्ण के होते हैं और इनमें सर्प विष के समान ही तीव्र मारक क्षमता होती है। ठीक है, सामान्य एंड विशेष लक्षण ऑफ वृश्चिक दंश। अब इसमें देखो, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वृश्चिक दंश का मुख्य और सार्वभौमिक लक्षण पता है क्या है? अत्यंत तीव्र स्थानिक वेदना। मतलब जितने भी विष आप पढ़ोगे उसमें सबसे ज़्यादा पेन किस में होता है? वृश्चिक विष में। एक वो है, कहावत है कि सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए, क्योंकि उसमें पेन ज़्यादा होता है तो इसलिए रोता है, और जो सांप का काटा है वो सोता है, जिसकी तुलना बिच्छू के डंक मारने जैसी सुई पीड़ा से की जाती है। अब इसके सामान्य लक्षण देखो, तीव्र वेदना होती है, दंश स्थान की विकृति जैसे शोथ, दाह और विवर्णता हो जाएगा। सर्वदेहिक लक्षण में सीवियर केस में होता है जैसे छर्दी, रोमहर्ष, कंपन और तृष्णा होती है। विशेष लक्षण क्या होते हैं? बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, मंद विष वाले, मध्यम विष वाले और महाविष वालों के लक्षण। जो जिनकी मंद वाले में तो मंद वेदना होती है, जो कुछ घंटों में खुद ही शांत हो जाती है। उस पर थोड़ा थोड़ा शोथ और कंडू होता है। विष अंगों में ऊपर की ओर संचरण नहीं करता, वो सिर्फ लोकल ही इफेक्ट शो करेगा। मध्यम विष वाले में सूजन हो जाएगा, ठीक है, और निकलने में कष्ट होगा। दंश स्थान से रक्त मिश्रित द्रव का स्राव होगा, तीव्र दाह, ज्वर ये होगा। और महाविष वृश्चिक दंश में विष बहुत तीव्र गति से पूरे शरीर में फैलता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि दंश स्थान जलते हुए, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कैसा प्रतीत होता है? दंश स्थान जलते हुए अंगारे के समान प्रतीत होता है। मुख से गाढ़ी लार बहती है। वमन, घोर श्वास कष्ट यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हृदय प्रदेश में भारीपन होता है, कंपन, अंत में फेफड़ों से झागदार स्राव होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें सामान्य चिकित्सा देखते हैं कि क्या चिकित्सा हम इसमें करते हैं। स्वेदन करते हैं। दंश स्थान पर सैंधव लवण मिश्रित को उष्ण घृत लगाकर प्रस्तरीय नाड़ी स्वेद करना चाहिए। उष्णता से क्या होगा? वात का शमन होता है और स्थानिक विष द्रवीभूत होकर नष्ट होता है। परिषेक क्या करेंगे? सुख उष्ण घृत या लवण युक्त जल से दंशित अंश पर अंग पर निरंतर धारा डालने वेदना को तुरंत कम करता है। दंश स्थान में लेप हरिद्रा आदि लेप और श्रीष आदि लेप को यूज़ करते हैं। और विशिष्ट अगध योग, दशांग अगध या छार अगध और पंचशीर्ष अगध का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मूषिक विष यानी रेड पॉइजनिंग की। देखो, मूषक विष का अधिष्ठान क्या होता है कि एमसीक्यू में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। श्लोक में सबसे पहले लिखा है शुक्र, तो इसमें इसका अधिष्ठान क्या होता है? शुक्र होता है।
बाकी और क्या होता है? दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरीष, आर्तव। मूशिकों का वर्गीकरण क्या होता है? ये याद करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस एक बार आप इसे देख लेना। अब इसके लक्षण देख लो, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इससे बस वही एमसीक्यू आ सकता है, वो आ भी चुका है कि बताओ इसमें क्या, मतलब जो रैट है इसमें क्या चीज़ वो है जो जिसके कांटेक्ट में आने से मूशिक विष होता है। इसमें सामान्य लक्षण क्या हो जाएंगे? शोथ, विवरणता, स्राव, मोह मूर्छा, ज्वर, ग्रंथि उत्पत्ति। मूशिक विष का वेग अनुसार, ये वेग अनुसार किस तरह से? प्रथम वेग इसमें क्या है? जैसे हमने लूता विष में पढ़ा था, प्रथम वेग में श्यावता, रक्तस्राव, शोथ उत्पन्न होगा। द्वितीय में ज्वर, कंपन, रोमांच, अंगमर। तृतीय में कफ, कपरकोप, लाला स्राव, छर्दी, दंश स्थान पर कोत। चतुर्वेग में क्या हो जाएगा? शिरोभ्रम, मूर्छा, श्वास कृच्छता और गंभीर उपद्रव। इसमें चिकित्सा क्या करते हैं? सबसे पहले रक्त मोक्षण करो, ठीक है, जो रक्त है उसे बाहर निकालो, अग्निकर्म करो, वमन विरेचन कराओ। इसमें विशिष्ट योग क्या आ जाएंगे? ये सारे इसमें योग, त्रिव्रत, नीलिका, दूध, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अलर्क विष की, ठीक है। अलर्क विष अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखो, आयुर्वेद शास्त्र में पागल कुत्ते या अन्य हिंसक पशु के दंश से उत्पन्न होने वाले जांगम विष को अलर्क विष कहा गया है। तंत्र में उन्मत्त यानी पागल कुत्ते को अलर्क नाम से अभिहित किया गया है। जब कुत्ता, सियार, भेड़िया, चीता आदि पशु पागल होकर किसी मनुष्य को काटते हैं तो उसके लार यानी लाला में, किसमें? लार में अवस्थित विष मनुष्य के शरीर को दूषित कर अत्यंत घातक व्याधि उत्पन्न करता है। इसके ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्रस्त लांगूल, ठीक है, ड्रूपिंग टेल। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इंसान में आएगा वो, ये तो पशु है। जो अब आपके पास एक पशु आया, आप उसे बता सकते हो कि ये अलर्क विष आपको कॉज कर सकता है कि नहीं? तो सबसे पहले उसका ड्रूपिंग टेल, पूंछ का नीचे की ओर लटक जाना, ड्रूपिंग जॉ, जबड़ा नीचे की ओर जबड़ा नीचे की ओर लटक जाता है और उसका मुंह खुला रहता है। नेत्रों की विकृति, लाल और निस्तेज हो जाना, मुख से लार अत्यधिक, मुख से बहुत ज़्यादा लार उसके टपकती रहती है, और बिना किसी कारण के इधर उधर भागना और सामने आने वाले किसी भी प्राणी को काटना, ठीक है। स्वामी जी की आवाज़ ना सुनना या चेतना शून्य हो जाना, जो भी उसका स्वामी है या पहले वो जैसा था वो वैसा नहीं रहा। अब अलर्क, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस में उसका क्या लक्षण हमें दिखते हैं। दंश स्थान की शून्यता या पीड़िता, शायद इसमें श्लोक नहीं लिखा गया है, तो आप इसका श्लोक ज़रूर से का मतलब समझते हो ना, मैं लिख ही देती हूँ। लर्न श्लोक, ठीक, चलो। तो दंश स्थान की शून्यता या पीड़ा, घाव वाले स्थान पर सुन्नता आ जाती है या तीव्र चुभन जैसी पीड़ा होने लगती है। कृष्ण, दंश स्थान से काले रंग के दूषित रक्त का बहना। रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त, तो काले रंग का रक्त बहता है। उन्माद एवं संज्ञा का नाश हो जाता है। समान चेष्टा, रोगी स्वयं को उसी पशु के समान समझने लगता है जिसने उसे काटा। वह उसी पशु की तरह आवाज़ें निकालता है, वैसे ही चेष्टा करता है। जलत्रास, हाइड्रोफोबिया इम्पॉर्टेंट है। अलर्क विष का सबसे प्रमुख और मारक लक्षण जलत्रास है। रोगी जल को देखने, उसकी ध्वनि सुनने या पीने के विचार मात्र से ही अत्यधिक भयभीत और संस्कृत हो जाता है। पता है इसका क्या मतलब है? जब रोगी पानी पीने की कोशिश करता है तो वो उसके गले में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो पानी वो पी ही नहीं पाता, ठीक है। तो और जिसकी वजह से उसके गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि उसे पानी से डर लगने लगता है। असाध्यता के लक्षण क्या हैं? यदि रोगी पानी से डरने लगे, ठंडी हवा से डरने लगे, उसका मुख से अत्यधिक पेन निकलने लगे,
तो समझना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए? रक्त मोक्षण एवं प्रक्षालन, दहन कर्म, अगध लेप, आभ्यंतर योग क्या हो जाएगा? कल्याणी घृत याद कर लेना, महाकल्याणक घृत याद कर लेना, या आप सब में लिख सकते हो पुराण घृत, ठीक है, इसका पान कराना चाहिए। इसका यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इसका मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये दो तरह से हो सकता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी आपके एक्सपोजर से पहले ही प्रिवेंशन, और एक्सपोजर अगर आपको हो गया है, कुत्ते ने आपके काट लिया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें देखो कि क्या बोल रहे हैं कैटेगरी 1 में, कि आपने टच और फीडिंग एनिमल्स लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, नो ओपन वुंड्स, तो इससे क्या हो जाएगा? नन, बस उसको वॉश कर लेना है अपने, ठीक है, पानी से वॉश कर लो। कैटेगरी 2 क्या हुआ है कि अगर आपने जिसके भी आप एनिमल के कांटेक्ट में उससे आपको माइनर स्क्रैच, एब्रेशन विदाउट ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? इमीडिएट फाउंड मैनेजमेंट प्लस कंप्लीट कोर्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन आपको करना है। लेकिन अगर आपको सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स, स्क्रैच प्रॉपर जैसे कि कुत्ते काटते हैं उस तरह से है, आपकी स्किन ब्रोकन है, कंटामिनेशन हो गया है, तो इसमें आपको एक तो सबसे पहले लोकल मैनेजमेंट करना है अपने घाव का, फिर कंप्लीट कोर्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन प्लस रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन होता है। इसका डोज याद करना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन HRIG की डोज कितनी दी जाती है? 20 IU पर kg बॉडी वेट। ये वाली इक्विन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन 40 IU पर kg बॉडी वेट, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको याद करनी है कि दिन कितने हैं। स्टैंडर्ड पोस्ट एक्सपोजर, जब आपका एक्सपोजर उससे हो चुका है तो आपको क्या दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रेजिमेन। इसे क्या बोलते हैं? एडमिनिस्टर 0.5 ml या 1 ml डोज दी जाती है डिपेंडिंग ऑन वैक्सीन ब्रांड इन द डेल्टॉइड मसल्स। कहाँ दी जाती है? डेल्टॉइड में, नेवर इन ग्लूटियल रीजन एज फैट रिड्यूस्ड एफिकेसी, क्योंकि फैट जहाँ फैट होता है वहाँ पर उसका एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। ऑन 5 डोज, और वो 5 दिन कौन कौन से हैं? ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। 0, 3, 7, 14, 18। अपडेटेड क्या आया है इसमें? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम पर साइड, 2 साइड लगेंगी, लेफ्ट एंड राइट डेल्टॉइड या फिर थाइज, 0, 3, 7, 28 डेज पर, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं कीट विष की। कीट विष का और वर्गीकरण, कीट विष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इसे खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं आपसे ऊपर से तो मैं आपको बता ही देती हूँ। वायु, अग्नि, सौम्य और सन्निपातिक कीट हो गया, ठीक है। ये कितने हो गए? 4 कैटेगरीज में 8 क्या बोलती हूँ मैं, मुझे खुद समझ नहीं आया, रुक जाओ थोड़ी देर। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टोटल कितनी कैटेगरीज में इन्हें रखा गया है? 4, वायव्य, आग्नेय, सौम्य और सन्निपातिक। तो जो वायव्य कीट है, इन कीटों के दंश से वात दोष का प्रकोप होगा, ठीक है, जैसे हमें नहीं पता, ये याद नहीं करने। पित्त की वजह से क्या होगा? ये कितने प्रकार के होते हैं ये याद कर लेना, ठीक है। 24 प्रकार के होते हैं, इनके दंश से पित्त प्रकोपित होता है, दाह और पाक उत्पन्न होता है। कफ से क्या हो जाएगा? कफ दोष का प्रकोपित होगा, जिससे शोथ, कंडू, शीतलता, निद्रा, तंद्रा उत्पन्न होगा। और सन्निपातिक में क्या है? ये कीट अत्यंत तीव्र विषैले होते हैं, इनके दंश से तीनों दोषों का प्रकोप होता है और जिससे मृत्यु हो जाती है।
अब ये कह रहे हैं कि दूषित विष कीट और प्राणहर कीट। दूषित विष मतलब वो होता है जिनका विष शरीर में धीरे धीरे फैलता है और धातुगत होकर जीर्ण रूप ले लेता है। और प्राणहर वो क्या है, जिनके दंश से सद्य यानी थोड़े ही टाइम में या फिर एकदम ही मृत्यु हो जाती है। इसका सामान्य लक्षण चवतु, एडिमा, कंडू, रोमहर्ष, विविध रुजा और रक्तस्राव। सामान्य चिकित्सा प्रक्षालन, लेप, सेचन और दूषित विषारी अगत, बिलवादी गुटिका, अमृत आदि, क्वाथ। देखो ये सारी चीज़ें सब में लगभग चिकित्सा सेम है, ठीक है, लेकिन अगर आप इनके श्लोक याद कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो मैं आपको स्नेक का बता रही थी। स्नेक में टोटल वर्ल्ड वाइड 15% ऑफ द मोर देन 3000 स्पीसीज आर कंसिडर्ड डेंजरस टू ह्यूमन। कितने? 15%, ठीक है। स्नेक का क्लासिफिकेशन ये आप अपनी कॉपी पर चार्ट बना लेना कि पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, पॉइजनस एलेपिड्स 5%, सी स्नेक्स होते हैं। और ये ज़रूर याद से रखना कि न्यूरोटॉक्सिक एलेपिड्स हैं, वाइपर वी से वैस्कुलोटॉक्सिक है, सी स्नेक्स मायोटॉक्सिक है। अब इसके एग्जांपल एलेपिड्स में कोबरा, किंग कोबरा, करेट और ब्रांडेड करेट, और वाइपर में पिट वाइपर और पिटलेस वाइपर, और सी स्नेक्स में और नॉन पॉइजनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आता है इसमें डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइजनस में लार्ज बेली स्केल्स होते हैं लेकिन सिर छोटा होता है। नॉन पॉइजनस में बेली स्केल्स तो छोटे होते हैं लेकिन सिर बड़ा होता है, ठीक है। इनमें फैंक्स लॉन्ग एंड कैनलाइज्ड होते हैं, इसमें फैंक्स ही नहीं होते। कॉर्डल स्केल इसमें पूरा होता है, यानी जो नीचे आप फोटो देखोगे तब बता दूंगी, और इसमें डबल हो जाता है। बाइट मार्क्स इसमें 2 होते हैं और इसमें मैनी होते हैं क्योंकि ये नॉन पॉइजनस है, बहुत सारे दांत, ठीक है, किसी काम का नहीं है। इसमें 2 ही हैं लेकिन काम के हैं। इसकी हैबिट क्या है? नॉक्टर्नल है, यानी रात्रिचर है, रात को बाहर निकलता है। और ये वाले कभी भी घूमे पसरे, हमें क्या, क्योंकि हमें कोई ये नुकसान नहीं पहुँचाते। देखो जो वो देखो पॉइजनस क्या है, ये है, नॉन पॉइजनस ये है। इनके बेली स्केल्स देखो ठीक है, बेली स्केल्स देख पा रहे हो? बेली स्केल लार्ज होगा तो हेड स्मॉल होगा, और उसमें हेड स्मॉल होगा तो बेली लार्ज होगी, ठीक है। तो लार्ज बेली स्केल्स और छोटे। ये हेड है, जो नॉन वेनेमस है उसका हेड बड़ा होता है और जो वेनेमस है उसका हेड छोटा होता है। मुझे तो डर लग रहा है इन्हें देख के। और जो नॉन वेनेमस है उनमें फैंक्स नहीं होते, और जो पॉइजनस होते हैं उसमें फैंक्स होते हैं, और उसके 2 निशान आएंगे। फिर जो हार्मलेस होते हैं नॉन पॉइजनस, उसमें दो हो जाते हैं। देखो कॉर्डल स्केल्स ना, जो वेनेमस है उसमें एक ही चलेगा, ऊपर से तो एक आ रहा है, नीचे भी एक, इसमें ये 2 में बट जाता है, यानी ये हार्मलेस है, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है इमेजेस में। पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया 4 होते हैं, इंडियन कोबरा, कॉमन करेट, रसेल वाइपर और सॉय स्केल वाइपर, और इन्हीं के हिसाब से दवाई मिलती है। एक होती है जैसे पॉलीवेलेंट और एक होता है मोनोवेलेंट वैक्सीन, ठीक है, जिनसे ट्रीट किया जाता है। ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ये नोट्स अगर आप पढ़ लोगे ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नोट्स हमारे सर ने दिए थे। मात्रा इसमें लिखी है, कॉमन कोबरा की 15 है, किंग कोबरा की 12 है। कैसे याद करोगे? किंग है तो वो कम मात्रा में आपका काम तमाम कर देगा, कॉमन कोबरा का 15 mg है, ठीक है। टाइम दोनों का बराबर है। रसेल वाइपर 20 mg, ये 8 mg, पिट वाइपर 14 mg, कॉमन क्रेट 6 mg। ये सारी देख लीजिएगा। देखो न्यूरोटॉक्सिक है तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, वास्कुलर टॉक्सिक है तो हमारा वास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मायोटॉक्सिक है तो मसल्स को इफेक्ट करेगा। उसी के हिसाब से इसमें लक्षण है। बहुत ईजी है, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी इन्हें पढ़ने में, ठीक है। इन्हें पढ़ लीजिएगा बस एक बार। और इसका जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट से ही मैंने याद किया था कि फर्स्ट एड में सबसे पहले डू इट राइट। आर्स आ जाएगा रीअश्योर द पेशेंट। पहले पेशेंट आधा तो तभी मर जाता है जब उसे पता चलता है हाय मेरे सांप ने काट लिया, ठीक है। मैं भी इसी तरह की इंसान हूँ, मुझे भी सब्र नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं बनना चाहती हूँ कि इंसान को थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आर्स आ जाएगा रीअश्योर द पेशेंट।
पेशेंट को बताओ कि सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं। अगर वो पॉइजनस था भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फुली चार्ज हो पॉइजन से, और मान लो कि वो फुली चार्ज था भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने आपके अंदर लीथल डोज यानी फैटल डोज इंजेक्ट की हो, क्या पता उससे थोड़ा कम हो, क्या आप ना मरो। सेकेंड वो कह रहे हैं आई से इमोबिलाइजेशन, ज़्यादा अपना हाथ पैर मत हिलाना और जो अरिष्टा बंधन कर देना, ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ ना हो, और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एच से आ जाएगा गेट टू हॉस्पिटल इमिडिएटली, एकदम से हॉस्पिटल पहुँचो। टी से आ जाएगा टेल डॉक्टर एनी स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, सिस्टमिक के सिम्टम्स हैं और डॉक्टर को ये भी बताओ कि किस तरह का सांप था, कैसे रंग का था, कैसे उसका क्या जो भी आपने उसका देखा। लेकिन इंसान जब ऐसे मौके पर उसका इंटरेक्शन होता है तो वो सब भूल जाता है, उसे खुद नहीं पता क्योंकि वो सोचता है हाय अब तो मैं मर गया। ठीक है, उसके बाद आता है यूज़ ऑफ एंटीवेनम। एंटीवेनम एक होता है स्पेसिफिक एंटीवेनम यानी मोनोवैलेंट, और एक होता है पॉलीवैलेंट, वो आप देख लेंगे। और इनकी ये डोज याद करना ज़रूरी है, 0.6 mg ड्राइड कोबरा वेनम, और ये 0.45, ये ठीक है, इजी था ना। और ये याद कर लेना कि माइल्ड केसेस में 550 ml, मॉडरेट में 5 to 10 VLs एंड सीवियर केसेस में 10 to 30। और जनरल मेजर्स क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, अगर ज़्यादा पेन है तो मॉर्फिन, स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, ये सारी बातें। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, मोस्टली एक्सीडेंटल है, कोई तो नहीं कहता कि तुम मुझे काट लो मुझे मरना है। ठीक है, इस तरह की मौतें तो सुसाइडल तो नहीं होती। होमिसाइडल पहले कभी होता था, आजकल के ज़माने में तो होमिसाइडल के लिए और बहुत अच्छे के जिसमें आप फंस ही ना पाओ, ऐसे हमारे मार्केट में पॉइजन्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर जंगम विष का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय।